My dear students, today I am going to discuss with you sleep disorders. आज हम लोग sleep disorders के बारे में पढ़ने वाले हैं. Sleep disorders are divided in two subtypes. Sleep disorders को दो subtypes में divide किए गए हैं. First one is called dysomnia. First group of disorders are called as dysomnia. Another group of disorder is called parasomnia. So we have two group of sleep disorders. Insomnia means the type of sleep disorder that are characterized by disturbances in the amount, quality और टाइमिंग ऑफ स्लीप. डिसोम्निया का मतलब वो होता है कि स्लीप का ऐसा डिस्टरबेंस जिसमें कि स्लीप के अमाउंट या क्वांटिटी यू कैन से, स्लीप की क्वालिटी और पर्टिकुलर टाइम या ऑर्गेनाइजेशन का इससे रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर हो दैट इज कॉल्ड डिसोम्निया. पैरासोम्निया मीन्स देयर इज सम एपिसोडिक इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग स्लीप. स्लीप के ऐसे डिजॉर्डर जिसमें कि कुछ एपिसोडिक इवेंट्स हो that is normally not occurring, that is occurs if occur during sleep, then this type of disorder in which there are episodic events occurs during sleep is called parasomnia. So accordingly दो तरह के डिवाइड किए. एग्जाम्पल के फॉर्म में डिसोम्निया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, sleep apnea. Insomnia means problem or the difficulty in falling asleep or maintaining the sleep for a definite duration. So quality as well as falling asleep में भी problem होना duration में भी. So that is called insomnia. Another type of insomnia is hypersomnia. Hypersomnia means excessive sleep, excessive than the normal. And third category, very important, is the sleep apnea. तो एक तीसरा और भी कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया. पैरासोम्निया के कुछ एग्जांपल्स, पैरासोम्निया जिनमें कि कुछ एपिसोडिक इवेंट्स होते हो स्लीप के टाइम में, उनके एग्जांपल्स हैं लाइक स्लीप वॉकिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोमनाबुलिज्म, स्लीप इन्यूरेसिस लाइक बेड वेटिंग, स्लीप टॉकिंग, कुछ लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है कॉल्ड सोमनीलोकी, स्लीप टेरर्स एंड नाइटमेयर्स, नींद के टाइम में डर जाना, डर के नींद खुल जाना, और फिर कभी कभी वो नींद याद रह जाता है, कभी कभी नींद याद नहीं रहे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत बड़ी भी हो. सो दीज आर बेसिकली द टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स. वी विल डिस्कस about one by one in more details. First about insomnia. As I told you, insomnia is difficulty falling asleep or staying asleep even when the person has chance to do so. आपको सोने का पूरा भरपूर मौका मिला हो तब भी आप सो नहीं पा रहे हैं, नींद आने में दिक्कत हो रही है या नींद आ भी गई है तो उस नींद को मेंटेन रखने में दिक्कत आ रही है. को दो तरह से डिफाइन किए गए, दो तरह से क्लासिफाई किए गए. वन इज कॉल्ड एक्यूट, अनदर इज कॉल्ड क्रोनिक. एक्यूट इंसोम्निया उसे बोलते हैं जब ये ब्रीफ इवेंट हो, एक या दो टाइम ऐसा हुआ हो, वो भी एसोसिएटेड हो किसी लाइफ सर्कमस्टांसेस से, कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट, कुछ ऐसे इवेंट हमारे लाइफ में हो गए हो जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आए और वो 2-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन के लिए हो, तो देन इट इज कॉल्ड एज एक्यूट इंसोम्निया. इट इज कॉल्ड क्रोनिक. क्रोनिक तब बोलते हैं जब इनका डिस्टरबेंस मिनिमम 3 मंथ के लिए, जब इस तरह की चीजें, जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम 3 महीने के लिए हो, मिनिमम कम से कम 3 महीने के लिए हो, तब इसे हम क्रोनिक बोलेंगे. इस 3 महीने में भी मिनिमम 3 नाइट्स पर वीक, कम से कम 3 हफ्ते, एक हफ्ते में 3 बार से ज्यादा यदि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो, then this type of problem is called chronic insomnia. So acute and chronic को इस तरह से डिफाइन किया गया. Treatment is basically behavioral and psychological techniques are mostly used for treating insomnia, but some drugs are also used called sedative and hypnotic group of drugs. They are used for the treatment of insomnia.
In behavioral and psychological techniques, first one is called as a relaxation technique. रिलैक्सेशन टेक्निक इट इज ड्यूरिंग स्लीप हम पेशेंट्स को ये सिखाते हैं कि हाउ दे कैन सिस्टमेटिकली गो टेंस एंड रिलैक्स द मसल्स इन डिफरेंट एरियाज। ये एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक इट इज यूज्ड वेरी कॉमनली इन वेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। Another is the stimulus control. Many times it has been observed that insomnia is associated with the problems in the stimulus. कुछ लोगों को बेडरूम में लाइट या साउंड ज़्यादा आ रही होती है जिसके वजह से वो लंबे टाइम तक सो नहीं पाते हैं या सोने में उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ऐसे टाइम में स्टिमुलस कंट्रोल इज द अनदर वे। तो जब भी कोई पेशेंट इंसोम्निया से कंप्लेन करके आता है हमारे पास तो वी जस्ट से टू यू चेक योर बेडरूम एंड नाइट के टाइम में कहीं एक्स्ट्रा साउंड बाहर से आ तो नहीं रहे। कभी बहुत सारे लोगों के टाइम ऐसा होता है कि पेट्स उनके रूम में उनके ऊपर आ जाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अनदर वे। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी साइकोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं एंड फॉर द बिहेवियरल चेंजेज इन द इंसोम्निया। मेडिकल ट्रीटमेंट में दो मेजर प्रिस्क्रिप्शन ग्रुप्स हैं बेसिकली बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स and non-benzodiazepine hypnotics, as well as there is melatonin receptor agonist. We are not going to discuss with much details about the drugs right now. I am shifting for the next dysomnia that is called hypersomnia. Hypersomnia, it is also called excessive sleepiness. Excessive sleepiness is normal and in the night, but it is problematic when somebody having the problem in daytime. It is called as a DSS, excessive daytime sleepiness. इसके लिए एक डे टाइम स्लीपीनेस स्कोर भी होती है दैट इज कॉल्ड DSS स्कोर, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस स्कोर। इसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा नींद हो रही है दिन के टाइम में। वो कभी कभी ऐसे बैठे हैं और बैठे बैठे उनको नींद आ रही है, दिन के टाइम में बिना सोए उनका काम नहीं चलता हो, तो ऐसे टाइम में दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया तब बोला जाएगा जब किसी का डेफिनिट स्लीपिंग ड्यूरेशन इज इन एक्सेस ऑफ 10 आवर्स पर डे। यदि किसी एडल्ट में नॉर्मल स्लीपिंग ड्यूरेशन इज 7 to 8 आवर्स, लेकिन यदि किसी का 10 घंटा से भी ज़्यादा यदि कोई सोता हो जिसमें कि दिन में भी 2-3-4 घंटे तक सो रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया इज रिलेटिवली लेयर डिसऑर्डर। नाउअडेज आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि लोगों को नींद आती नहीं है, लाइफ हमारा इतना हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल हो गया कि हाइपरसोम्निया थोड़ा कम है। इट अकर्स इन लेस देन इंसोम्निया इज मोर कॉमन। इंसोम्निया इज वेरी कॉमन डिसऑर्डर यू कैन से, बट हाइपरसोम्निया इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन some population, less than 1% of population. It is slightly more common in females and typically starts in early adulthood and very rarely found in children. So ये ज़्यादातर adulthood। ट्रीटमेंट इसके कुछ स्टिमुलेंट्स ड्रग दिए जाते हैं लाइक एम्फेटामिन एंड मोडाफिनिल, ऑल्दो दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट। behavioral therapy and some stimulants like tea and coffee in the daytime that also work for that. Antidepressants and behavioral therapy are also instituted in many cases and for those with idiopathic hypersomnia. This is only mode or only method available at present. कुछ लोगों में एंटी डिप्रेसेंट्स या बिहेवियरल थेरेपी भी दिए जाते हैं जिनमें कि हाइपरसोम्निया की कॉजेज पता नहीं। थर्ड इज रिलेटेड टू बेसिकली रिलेटेड डिसऑर्डर बट इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉल्ड एज नार्कोलेप्सी। Narcolepsy is a neurological disorder caused by the brain's inability to regulate our sleep-wake cycle. We know that sleep-wake cycle is controlled by the various centers in the brain. We know we have discussed in the regulation of sleep-wake cycle. You can refer through that videos also. That sleep-wake cycle is regulated by two different areas in the brain, two definitive functional areas in the brain. One is called sleep promoting areas and another is called awake promoting area or the sleep inhibiting area. Sleep promoting areas are mainly present in the ventrolateral preoptic nucleus of the hypothalamus
And awake promoting areas are present in the some hypothalamic areas as well as in the ascending reticular system, forebrain and some thalamus nucleus. इन दोनों के बैलेंस बने होते हैं. That is basically there is the flip flop mechanism and that regulates our sleep. But sometimes if somebody is having problem in the hypothalamus, mainly in the hypothalamus, or in the destruction in the basically the awake ascending reticular system, in that time the person is having difficulty or inability to maintain or regulate the flip flop between sleep and wake, so that the person can sleep whenever in the daytime, in the normal time, और उनमें स्लीप इस तरह से होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा ही सीवियर. Main feature of this narcolepsy is the fatigue and the cataplexy. Cataplexy means the excessive urge to go to the sleep. Even कुछ लोगों को खड़े खड़े भी नींद आने की भी शिकायत देखी गई है, या बैठे और बैठते बैठते ही जैसे हम कहीं मेट्रो में या बस में या ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और उस टाइम में अचानक एक्सेसिव अर्ज टू स्लीप हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड कैटाप्लेक्सी. सो ये नार्कोलेप्सी का एक एसेंशियल फीचर है. दिस इज समटाइम्स वेरी डेंजरस फॉर ए पर्सन, उसके लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है. इनमें एक स्लीप पैरालिसिस देखा गया है. इन लोगों में मसल एकदम बिल्कुल ही वीक, अनटोन, मतलब कि उनकी टोन बिल्कुल खत्म हो जाता है. दैट इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस. एंड दे आर आल्सो हैविंग hypnagogic hallucination, that they go in a cage of hallucinations before going to sleep. So these are the essential features of narcolepsy. नार्कोलेप्सी में जब बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया था, देन इट वाज ऑब्जर्व दैट नार्कोलेप्सी पेशेंट्स आर बेसिकली हैविंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओरेक्सिन एंड द हाइपोक्रेटिन्स. These are the neurons which are basically related to our the sleep wake cycle and basically related to the hypothalamus. One perception is that these people are sleepy, but actually these are not sleepy. These are having the some sleep paralysis, and they typically do not sleep more than the normal average person. So this is the misperception that वो ज़्यादा देर सोते हैं या ज़्यादा देर तक उनका, लेकिन बाद में उनकी स्टडी करने से, स्लीप स्टडी करने से it was been observed that these having the normal sleeping duration also. नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशंस एंड बिहेवियरल थेरेपी दिए जाते हैं. बिहेवियर थेरेपी में काउंसलिंग का कुछ रोल है, जो कि ये देखा गया है कि जिससे कि वो धीरे धीरे ट्रेंड होके कॉग्निटिव थेरेपीज आर आल्सो सम बेनिफिट्स इन द नार्कोलेप्सी. बट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर नार्कोलेप्सी इज द ड्रग्स, एंड द ड्रग्स में भी मोडाफिलिन एंड अडमोडाफिनिन, ये दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है. ये दोनों ड्रग्स हमारे स्टिमुलेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. एंड दीज आर यूज्ड फॉर द नार्कोलेप्सी फॉर द मेकिंग देम टू स्टे अवेक ड्यूरिंग डे. उनको लंबे समय तक दिन के टाइम में अवेक रहने में मदद करता है. Some people need with the another drug like amphetamines ग्रुप के ड्रग जैसे मिथाइलफिनाडेट यूज करते हैं. बट दिस ड्रग हैज हैविंग द प्रॉब्लम दैट दीज amphetamines or methylphenidate are addictive in nature, so this is very lesser used for the treatment of amphetamine. SSRI group of drugs like selective serotonin reuptake inhibitors or selective and norepinephrine reuptake inhibitor group of drugs, these are also used for the treatment of narcolepsy. Some other drugs like the antidepressants are also often used to treat cataplexy, hypnagogic hallucination and sleep paralysis. एक ड्रग नया आया है that is called sodium oxybate. It is a strong sleep inducing agent. ये नाइट के टाइम में दिए जाते हैं जिससे कि उनका रात का जो नॉक्टर्नल डिस्टर्ब स्लीप है, जो रात के टाइम का जो उनका स्लीप जो डिस्टर्ब हो रहा है वो कम हो जाए, और जिसकी वजह से उनका डे टाइम स्लीपीनेस थोड़ा कम हो और कैटाप्लेक्सी भी कम हो. दिस हैज बीन फाउंड दैट दिस इज द वेरी गुड ड्रग दैट इफ इट इज गिविंग फॉर द स्लीप इंडक्शन देयर डे टाइम स्लीपीनेस प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड, दैट इज सीन इन द नार्कोलेप्सी. Another group of disorder that is falling under the dysomnia, although it is a separate
a very broad disorder, very broad problem, and has been observed in many people. Now, it is called as sleep apnea. Sleep apnea is the breathing disorder problem during sleep. It is also called as sleep disordered breathing. It is of two types, obstructive and central sleep apnea. Obstructive sleep apnea is a sleep disorder in which breathing is briefly and repeatedly interrupted during sleep. It is due to the muscles in the back of the throat that fails to keep the airway open. Means जो मसल हमारे थ्रोट के जो एयरवे को ओपन रखते हैं ड्यूरिंग स्लीप आल्सो, बट इनका टोन इतना ज़्यादा कम हो जाए कि वो उसके ऊपर फॉल डाउन कर जाते हैं, जिससे कि पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो. Sleep apnea is also observed in obese people having the thick neck, and also the people having the some obstruction in the airway. So this या कुछ लोगों को एडेनोइड्स के या टॉन्सिल्स के भी प्रॉब्लम है, उनमें भी स्लीप एपनिया दिखा गया. कुछ लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स है, उनमें भी स्लीप एपनिया दिखाया गया, बिकॉज ऑल दीज आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द नॉर्मल एयर फ्लो ड्यूरिंग स्लीप. During awake, these people have the good tone in these group of muscles of the throat muscles and larynx muscles, but when during sleeping the tone is normally reduced, and at that time that tone is not able to maintain the person the airway open, and this leads to the sleep apnea. Central sleep apnea is, it occurs when the brain temporarily stops sending the signals to the muscles that control breathing. It is basically the problem in the central nervous system which sends the signal to control the breathing. Basically it is in the brain stem area. We know that there is in the medulla oblongata there are the dorsal respiratory group of neurons and the ventral group of neurons which are in communication with the pontine areas, that is the epinestic and the pneumotaxic centers, and we are also knowing that is the one another center called pre-Bodenzinger complex. So the interaction of these areas in the brain stem, our breathing is regulated. When that breathing mechanism is not proper during the sleep, that causes basically the central sleep apnea. So it is written that the condition occurs when the people who have the certain problem with the brain stem area. I told you that these are the areas in the pons or in the medulla that help for the controlling the breathing. Treatment of choice for obstructive sleep apnea is CPAP. Basically, it is observed that CPAP is the continuous positive pressure airway. कुछ लोगों को सोने के टाइम में जिनको स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, उनको CPAP दिए जाते हैं. उनको CPAP का ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर एयरवे. पल्मोनोलॉजिस्ट लोग इस तरह का काम करते हैं जो बेसिकली वो CPAP का ट्रीटमेंट करते हैं. एंड there is another way. It is observed that losing weight, avoiding alcohol and quitting smoking, these are also helpful for the treatment of the sleep apnea. Second line of methods for treating sleep apnea include the dental appliances. जैसा हमने बताया कि sleep apnea may be disorder, may be the problem related to the dentures, to the upper airway like the lower jaw and the tongue ka repositioning, surgical repositioning, upper airway surgery to remove the tissue in the excessive tissue in the airway. In general, these approaches are more helpful for the mild diseases or heavy smoking. So this is basically the treatment of the obstructive sleep apnea. One another problem is called, it is also can come under the dysomnia, is called restless leg syndrome. It is also known as Willis-Ekbom disease. It is a neurological sensory motor disorder that is characterized by an overwhelming urge to move the legs when they are at rest. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रेस्टिंग के टाइम में लेग्स आर रेस्टलेस. सो आप बैठे हैं और आपके पैर बहुत ज्यादा हिलाने की आपकी टेंडेंसी या अर्ज हो, इट इज ड्यू टू सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. बेसिकली द अर्ज टू लेग्स इज मूव द लेग्स is usually but not always accompanied by unpleasant sensation. रेगुलरली बहुत ज्यादा पैर वार हिलाते रहने से पैर में दर्द शुरू हो जाते हैं और वो रात के टाइम में उनको ज्यादा तकलीफ देती है. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम सिम्टम्स अकर्स ड्यूरिंग इनएक्टिविटी. जब सो रहे होते हैं तब वो ज्यादा दिखते हैं. एंड दे आर टेम्पररी रिलीव्ड बाय द प्रेशर और द मूवमेंट. तो उनके लिए लेग मसाज और ये सब फुट मसाज ये सब करने से इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट टेम्पररीली उनका
सिंड्रोम में थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस, कुछ लोगों में आयरन और विटामिन डिफिशियंसी देखी गई है, बेसिकली द बी ग्रुप ऑफ विटामिन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, इनके डिफिशियंसी भी देखे गए हैं, पायरिडॉक्सिन डिफिशियंसी में भी। सो इनका भी ट्रीटमेंट यदि किया जाए तो देन हेल्दी एंड बैलेंस आर हेल्पफुल। Two drugs has been identified. One is Horizont, another is the Miraplex. Horizont contains gabapentin. It is approved by FDA, that is the Federal Drug Administration in USA. It is for the treatment of the moderate to severe primary restless leg syndrome. Now coming to parasomnia. The term parasomnia refers to all the abnormal things that can happen to people while they sleep apart from the sleep apnea. मीन्स स्लीप एपनिया को थोड़ा अलग रख लिया गया, डिसोमनिया के अंदर डाल दिया गया, ऑल्दो इट इज एपिसोडिक इवेंट, बट पैरासोमनिया के अंदर जो वैसे जो टिपिकल फीचर्स हैं वो वाले डिजॉर्डर्स को इसके अंदर लाए गए हैं. So the some examples of parasomnia are sleep related eating disorders, sleep walking, nightmare, sleep paralysis, then REM sleep behavior disorder, sleep aggression, sexomania. So there are so many parasomnia have been observed. We will study few parasomnia in this. Parasomnia can occur as a person is falling asleep or at any point of time in the sleep cycle. जैसे हमने देखे थे sleep cycle, it is basically the four important stage: awake, drowsiness, falling asleep, deep sleep and REM sleep. इस साइकिल के अंदर में किसी भी टाइम पे पैरासोमनिया हो सकता है. बेसिकली स्लीप पैरालिसिस कैन बी क्वाइट थ्रेटनिंग. कुछ लोगों को स्लीप पैरालिसिस होते हैं एंड स्पेशली व्हेन इट अकर्स विद hallucinations. Few important parasomnia that we want to learn, that is the nightmare. Nightmare is also known as the dream anxiety disorder. कुछ लोगों को ड्रीम के टाइम में कुछ बुरे सपने इस तरह के आ गए और जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो और उनको ड्रीम रिकॉल भी हो कि रात में सपने में हमने ये देखा और नींद खुल जाए और एंड जब वो फुल कॉन्शियसनेस में आए तो उसे डिटेल रहे. सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड नाइटमेयर. So nightmare is mostly observed in adolescents and some it is started in the children in age of 5 to 6 years. It is stimulated by the frightening experience during day. कभी कभी हमारे दिन के टाइम में हम यदि कुछ डरावना चीजें देखे होते हैं और ये कोई बुरा कोई इस तरह का हमने डर वाला मूवी देखा हुआ होता है और उसको देख करके हमें रात में कभी सपने आ जाते हैं. So these occurs, this nightmare also occur during the period of anxiety. So it is that's why it is called as dream anxiety disorder. Causes is the post traumatic stress disorder. In fever it has been observed, यदि फीवर में यदि कुछ ज्यादा फीवर लंबे समय तक चले तो बच्चों को नाइटमेयर्स हो जाते हैं. Some psychotropic drugs are also causing the nightmares and the alcohol detoxification has been observed. Second parasomnia, or it is called as the night terror. It is less common than nightmare, but it is more familial. Means ज़्यादातर members, family members में ज़्यादा होंगे. It begins and usually ends in childhood. ये बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है. It occurs few hours after going to sleep. Within इसमें भी रात में डर लगता है, but क्या difference है कि nightmare occurs during REM sleep, REM type of sleep. Night terror occur during stage 3 and 4, basically the deep sleep of the deep and NREM sleep. इसमें क्या होता है, बच्चा जो है तो नींद में अचानक से उठ के बैठ जाएगा, सिट अप्स, एंड ही लुक्स वेरी टेरिफाइड, बिल्कुल डरा हुआ लगेगा, चिल्ला भी सकता है वो. बट आप उससे पूछोगे कि क्या हुआ, ही विल बी वेरी कंफ्यूज्ड, ही विल नॉट एबल टू टेल व्हाट इज द प्रॉब्लम. क्या देखा उसने, सपने में क्या देखा, नहीं देखा, he has no any recall. So there is the difference between nightmare and night terror, that nightmare just try to correlate in this slide only, that nightmare is remembered, it is associated with REM sleep, and it is basically non-familial, there is no family involvement. So a night terror is basically family involvement, it is basically little or no dream recall, it occurs during non-REM sleep. So non-REM sleep में ये ज़्यादा देखे जाते हैं. So ये दोनों में ये difference है, nightmare and night terror. Some people are having the problems of sleep walking disorder called somnambulism.
Somnambulism is the automatic movement of the person. Somnambulism is the automatic movement in the person that occur during deep non-REM sleep, usually occur in the early part of night. It is what? It is the walking during night. इसमें patient will sit up and makes repeated movements or walk with the eyes open. मीन्स वो सोने टाइम में वो उठ के चलने लगता है और उसकी आंखें भी खुली होती है. आप उससे जब उससे पूछोगे कुछ क्वेश्चन कि क्या हुआ है, he will not respond to any question. And sometimes he has very difficulty in walking also, but this is very common. And फिर वो जाकर के वापस आकर के अपने बेड पे सो भी जाता है. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है. दैट इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिज्म. सो दिस अकर्स ड्यूरिंग द डीप नॉन रेम स्लीप, यूजुअली अकर इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट. ये 7 से 12 साल के बच्चों में ज्यादा देखा गया है. कुछ एडल्ट्स में भी 4 to 10% ऑफ दिस. एंड इट इज ऑब्जर्व, इट इज आल्सो ए फैमिलियल थिंग, मीन्स फैमिली में रन करता है इस तरह का. इसके मैनेजमेंट क्या है? इसको रीएश्योरेंस करना, पेशेंट विल बी वेरी, प्रोटेक्ट करना पेशेंट को, जिससे कि वो कोई हार्म न कर ले, रात के टाइम में सोते सोते कुछ गड़बड़ न कर ले, कुछ कहीं गिर न जाए. देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ स्ट्रेसर्स आर हेल्पफुल फॉर दैट. सम स्लीप हाइजीनिक मेजर्स आर हेल्पफुल. दैट इज ए पर्टिकुलर टाइम पे सोना, सोने से पहले अपना सारे साउंड एंड लाइट स्टिमुलस को बंद करना. सो दीज आर आल्सो हेल्पफुल फॉर दैट. Some people are helpful with a small dosage of benzodiazepines or antidepressants, like benzodiazepines like the clonazepam or the diazepam. But we should try to not to give the drugs, mainly go for the behavioral therapy for the treatment of. Sleep paralysis is the inability to perform the voluntary movement during transition between sleep and wakefulness, either at night, either at sleep onset or during awakening, accompanied by the extreme fear. ये कुछ लोगों में ऐसा होता है कि रात के टाइम, सोने टाइम में, जब वो स्लीप से उठने का टाइम होता है या सोने का टाइम होता है स्लीप का, तो दोनों टाइम में जो है उनको बहुत एक्सट्रीम फियर हो और वो कोई वॉलंटरी एक्टिविटी ना कर पाए. दैट इज कॉल्ड एज स्लीप पैरालिसिस. Parasomnia, other than some non-specific parasomnia has also been observed. One is called bruxism. It is called tooth grinding. दांत का कटकटाना, दांत का आपस में घिसते हैं दांत. That is called grinding of teeth. It occurs throughout night. Its treatment is dental bite plate and corrective orthodontic procedure. So bruxism भी होती है, sleep related bruxism, teeth grinding. कुछ लोगों को रेम स्लीप बिहेवियर डिजॉर्डर होता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स often violent behavior and thought to represent a patient acting out his or her dream. Sleep talking, it is basically talking involves few words that are difficult to distinguish. So these are basically all the disorders, all the broad classification, all the dysomnia and parasomnia. Just to revise for you, I just want to tell you that what are the disorders we have read today. That sleep disorders has been classified into two major classes. One is called dysomnia, another is called parasomnia. Dysomnia is the amount, quality and the timing of the sleep में यदि कोई problem हो. Parasomnia, whenever there is some events during the sleep. Some examples of dysomnia was the insomnia, hypersomnia, and then the sleep apnea. Then we also studied about the narcolepsy, and related to the parasomnias, examples are the nightmare, night terror, then sleepwalking, or that is called somnambulism, sleep talking, then others like the sleep REM, sleep behavior. So these are the very broad. Sleep paralysis. So there are the many disorders of the sleep. Thank you all. So I am stopping here.